देखिए इसमें इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, फ्लूइड के बारे में, है ना। तो फ्लूइड होता क्या है, कोई बता सकता है? फ्लूइड किसी को पता है? फ्लूइड फ्लूइड के बारे में पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में। अगले 10-12 दिन में हमको फ्लूइड के ही बारे में पढ़ना है ना। तो फ्लूइड होता क्या है? फ्लूइड वो सब्सटेंस होता है जो फ्लो कर सके, वहीं से ये वर्ड आया, और जिसको हम डिफॉर्म कर सके, मतलब जो डिफॉर्म भी हो सकता है, अपना शेप जो है चेंज कर सके। तो शेप कौन कौन चेंज करता है? केमिस्ट्री में आपने पढ़ा, लिक्विड और गैस, है ना। यानी कि जो फ्लो कर सके और जो अपना शेप चेंज कर सके, यानी डिफॉर्म हो सके, उसको हम लोग बोलेंगे फ्लूइड। और जो लिक्विड और गैस है वही दोनों फ्लूइड। पिछले चैप्टर में भी पिछले चैप्टर में जो हमने पढ़ा था वो सॉलिड के बारे में पढ़ा। अब इस चैप्टर में हम लोग फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे। फ्लूइड का मतलब लिक्विड और गैस, और स्पेशली हम लोग लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे। इस पूरे चैप्टर में हम लोग लिक्विड के ही बारे में, फ्लूइड नाम है भले से, ये प्रॉपर्टी दोनों पे लगेगी, लिक्विड और गैस दोनों पे लगेगी, लेकिन ज्यादातर हम लोग जो पढ़ेंगे वो लिक्विड के ही बारे में। जब केटीजी पढ़ेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, तब वहां पर गैस के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है? फ्लूइड के बारे में। और फ्लूइड में भी क्या ज्यादातर पढ़ना है? ज्यादातर हर जगह क्या लेना है? लिक्विड लेना है ना। तो फ्लूइड होता क्या है? जो फ्लो करे और डिफॉर्म हो जाए, यानी जिसका शेप चेंज हो। समझ में आ रही बात? अब फ्लूइड दो तरीके के होते हैं, एक लिक्विड और एक गैस। लिक्विड वो सब्सटेंस है जिसका शेप तो चेंज होगा, क्योंकि फ्लूइड है तो शेप चेंज होगा, लेकिन वॉल्यूम डेफिनेट होगा। उसका वॉल्यूम जो होगा वो कांस्टेंट होगा। आपने ये सब बचपन में रखा है ना। लिक्विड आर द सब्सटेंस व्हिच हैव डेफिनेट वॉल्यूम, है ना, बट चेंज शेप, डेफिनेट शेप, यानी शेप जो होगा वो क्या होगा? चेंज, लेकिन वॉल्यूम उसका सेम। गैस वो सब्सटेंस है जिसका वॉल्यूम भी चेंज होगा और शेप भी चेंज होगा। समझ में आई बात? उसका शेप भी चेंज होगा और वॉल्यूम भी चेंज होगा। लेकिन लिक्विड का वॉल्यूम शेप सेम है। अगर लिक्विड को हम एक गिलास में से दूसरे, अगर हम लोग बकेट में डाल दें या प्याले में डाल दें, तो उसका शेप चेंज हो जाता है, लेकिन जितना पानी उसमें तो उतना ही पानी तो उसमें है। आ रही बात समझ? तो लिक्विड का वॉल्यूम जो है वो सेम रहेगा, लेकिन शेप उसका चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर गैस की बात करें, तो गैस अगर एक गिलास में हमने बंद किया हुआ, अब उसको एक बकेट में डालेंगे तो उसका शेप भी चेंज हो जाएगा और वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। बकेट का वॉल्यूम ज्यादा हो तो गैस पूरे वॉल्यूम को एक्वायर कर लेगी। आ रही बात समझ में? गैस और लिक्विड में बात समझ में आएगी। और आपको इस दोनों में क्या पढ़ना है? लिक्विड ही पढ़ना। फ्लूइड नाम है वजह से, लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन वगैरह जो भी न्यूमेरिकल जो भी कॉन्सेप्ट सब लिक्विड है ना। अब इस चैप्टर को 4 पार्ट में डिवाइड है। अच्छा, पहले ये समझ में आया कि क्या किसके बारे में पढ़ना है? फ्लूइड के बारे में। अब इस पूरे चैप्टर को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 4, जिसमें फर्स्ट पार्ट है हाइड्रोस्टैटिक, और सेकंड पार्ट है हाइड्रोडायनेमिक्स, और हाइड्रोडायनेमिक्स का ही एक सब पार्ट है विस्कोसिटी, और लास्ट में एक टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग सरफेस टेंशन। यही सबसे टफ टॉपिक। ये 4 पार्ट में टोटल चैप्टर डिवाइडेड है। इन 4 पार्ट को हम लोग 2-2 दिन में डिवाइड करके 2-3 दिन में कंप्लीट। क्लियर? हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोडायनेमिक्स, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन, 4 पार्ट में। हाइड्रोस्टैटिक क्या है? हमको उस फ्लूइड के बारे में पढ़ना जब वो रुका हुआ। स्टैटिक का मतलब रेस्ट, यानी पहले जो हम लोग को पढ़ना, सबसे पहले फ्लूइड के बारे में पढ़ना, लेकिन कब? जब वो रेस्ट पर, वो मूव नहीं कर रहा, यानी फ्लूइड को हमने एक बकेट में रखा हुआ, या फ्लूइड को हमने एक मतलब ग्लास में रखा हुआ है, मतलब मूव नहीं कर रहा फ्लूइड, तब पढ़ना। समझ में आई बात? इस पार्ट में इसमें क्या पढ़ना है? जब फ्लूइड के बारे में पढ़ना है जब फ्लूइड मूव कर रहा है, यानी जैसे पाइप लगा हुआ, घर के ऊपर से जो छत है वहां से पाइप से जो हमारे नल तक पानी आता है, उस पाइप के अंदर पानी कैसे फ्लो करता है, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, वो सब पढ़ना। समझ में आ रही है? अलग-अलग क्या पढ़ना। इसमें पढ़ना जब फ्लूइड रुका हुआ, इसमें जब पढ़ना फ्लूइड मूव करता है। और जब फ्लूइड मूव करता है ना, तो उसकी एक लेयर दूसरी लेयर को रोकती है, फ्रिक्शन लगाती है, तब उसको हम लोग बोलेंगे विस्कोसिटी। यानी विस्कोसिटी एक इसी का, विस्कोसिटी कब होगा? जब फ्लूइड मूव करे, है ना। तो ये तीसरा टॉपिक है विस्कोसिटी, और चौथा एक लास्ट बिल्कुल अलग गजब का टॉपिक सरफेस। तो 4 टॉपिक पढ़ने। क्लियर है? चैप्टर में क्या पढ़ना?
4 चैप्टर को हम लोग को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके हम लोग 2-2 3-3 दिन में कवर करें। क्लियर? समझ में आ रही बात? सब छोटे छोटे सरफेस टेंशन बड़ा भी है और ये टफ भी है ना, उसी का टेंशन भी है, सरफेस टेंशन है। जैसे जो आइसक्रीम होती है वो सेमी सॉलिड होती है ना, आइसक्रीम सेमी सॉलिड होती है। नहीं, सेमी सॉलिड कैसे होती है? क्यों? जेल भी होता है वो। हाँ, जेल में सेमी सॉलिड। वो तो सॉलिड होगा ना। आइसक्रीम सॉलिड पता नहीं क्यों सर मतलब बचपन में लिखवाए थे सेमी सॉलिड होती है जेल आइसक्रीम। ऑड वन आउट में हाँ? ऑड वन आउट था तो उसमें लिखवाए थे आइसक्रीम इज सेमी सॉलिड। होगा सेमी सॉलिड। जेल भी होता है। हाँ। वैसे जो भी जेल होते हैं। हाँ, जेल। तो फ्लूइड क्या है? हाँ, जेल फ्लूइड, जेल मूव कर सकते हैं ना। नहीं, जेल तो लिक्विडिटी उसकी ज्यादा होती है। सर अगर कोई सेमी सॉलिड सब्सटेंस है तो वो सॉलिड होगा कि सॉलिड की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा कि नहीं, अब आप बोले सेमी सॉलिड, तो कैसे वो सॉलिड की प्रॉपर्टी, दोनों की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा ना। सेमी का मतलब लग गया कि मतलब वो कुछ फ्लूइड होगा कुछ सॉलिड होगा, है ना? क्या मरकरी? मर्क्यूरी नहीं, मरकरी तो लिक्विड होता है। मर्क्यूरी तो सॉलिड। हाँ, लेकिन मरकरी लिक्विड होता है। मरकरी फ्लो कर सकता है, मरकरी की पूरी प्रॉपर्टी लिक्विड की होती है। हाँ? स्टार्च जो होता है तो लिक्विड ही होता है, लेकिन हाथ डालेंगे तो वो सॉलिड होता है। स्लाइम स्लाइम क्या होता है? हाँ, तो स्लाइम क्या है? लिक्विड है। अगर वो मूव कर सकता है तो लिक्विड है ना? अगर मूव कर रहा है तो लिक्विड, अगर उसको हम छोड़े तो अगर उसको मूव कर लेगा तो वो लिक्विड है। हो गया ये? तो सबसे पहले इस पे लिखेंगे हाइड्रोस्टैटिक। सबसे पहला पार्ट लिखेंगे हाइड्रोस्टैटिक। सबसे पहले हेडिंग क्या लगाएंगे या चैप्टर का नाम लिखेंगे हाइड्रोस्टैटिक। हाइड्रोस्टैटिक मैंने क्या बताया? यानी स्टडी ऑफ द फ्लूइड व्हेन द फ्लूइड इज एट रेस्ट। समझ में आ गई बात? इसके बारे में और मैंने फ्लूइड के बारे में बताई थी आपको क्या क्या होता है। ठीक ठीक है, इसमें पहले कुछ लिख लेते हैं फिर हम आगे आपको नोट में भेजना नहीं है। हाँ, पहले ये जो मैं समझाया हूँ ना, ये 6-7 लाइन है, उसको आप लिख के लाएंगे। तो क्योंकि नोट भी मैं नहीं भेजा हूँ, नोट उसमें कल से दूंगा, तो आप कम से कम जो है हाफ पेज छोड़ दीजिए, है ना? हाफ पेज छोड़िए और फिर लिखिए हेडिंग डेंसिटी। हेडिंग लिखिए डेंसिटी, जो सबसे पहले पढ़ना, और नीचे बस, और एक लाइन ऊपर वही लिखिए डेंसिटी। इसमें लिखिए डेंसिटी। इसके बारे में आपको लिख के लाना, हाइड्रोस्टैटिक क्या होता है, फ्लूइड क्या होता है ना? वो सब मैं नोट भेज दूंगा, आप लिख कर लेकर आए, ठीक है वहां से। तो वो मतलब कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं, वो डिफिनेशन वगैरह है चैप्टर की, फ्लूइड क्या होता है, चैप्टर का नाम क्या होता है, ये सब, है ना? और ये पूरे फ्लूइड के ब्रांच को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लूइड मैकेनिक्स। यानी स्टडी ऑफ द फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लूइड मैकेनिक्स, है ना? अब देखिए डेंसिटी क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट बात है वो हम लोग वहां चलते हैं। जब आप मैकेनिक्स पढ़ रहे थे तो वहां पर जो भी ऑब्जेक्ट दिया रहता था उसका क्या दिया रहता था? मास दिया रहता था। हम हमेशा मास का यूज करके सारी कैलकुलेशन वगैरह करते थे। लेकिन अब इस चैप्टर में जब फ्लूइड पढ़ेंगे तो मास नहीं दिया रहेगा फ्लूइड का, फ्लूइड की डेंसिटी दी रहेगी, क्योंकि अलग अलग फ्लूइड की अलग अलग डेंसिटी होती है। बात समझ में आ रही है? तो आपको यहां इस पूरे चैप्टर में मास की जगह क्या यूज करना है? डेंसिटी यूज करना है हर जगह, है ना? वहां पर फोर्स की जगह हम एमजी यूज करते थे, यहां पर फोर्स भी नहीं यूज करना। फोर्स की जगह यहां पर हम लोग को प्रेशर यूज करना। मतलब जो हम लोग पढ़ रहे थे वहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मास लेते थे, तो मास की जगह यहां डेंसिटी लेना। वहां हम लोग सबसे ज्यादा फोर्स निकालते थे मैकेनिक्स में, तो फोर्स की जगह यहां पर हम लोग प्रेशर निकालेंगे, तो फ्लूइड की वजह से प्रेशर होता है। आ रही बात समझे? तो डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी आप जानते हैं, डेंसिटी को हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? डेंसिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रो से। डेंसिटी एक्चुअल में होती है मास डेंसिटी। अगर सिर्फ डेंसिटी लिखा तो उसको हम लोग बोलेंगे मास डेंसिटी, यानी इट इज द रेशियो ऑफ द मास अपॉन वॉल्यूम। यानी डेंसिटी का अगर हम लोग फॉर्मूला लिखें तो ये हो जाएगा मास, कितना मास ऑब्जेक्ट का और कितने वॉल्यूम में पर यूनिट वॉल्यूम, ये डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा।
बोलो भाई, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? केजी पर मीटर क्यूब। सीजीएस यूनिट ग्राम सेंटीमीटर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आगे बात सुनो। डायमेंशन ml माइनस 3 केजी का m और वॉल्यूम का L माइनस 3। समझ में आ रही बात? बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट। ठीक, एक डेंसिटी आपको याद करनी है, वो किसकी याद करनी है? डेंसिटी ऑफ वाटर। लेकिन डेंसिटी जो होती है ना, वो भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो आपको कहां पर याद करनी है? 4 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस ये होती है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। अब डेंसिटी जो वाटर की है वो अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे ना तो डेंसिटी भी चेंज होगी, वो आगे अभी हीट वाले चैप्टर में पढ़ना है। ठीक, तो यहां से आप लोग जो है डेंसिटी ऑफ वाटर को याद करना कितना? 1000 केजी पर। ठीक, नोट कर लीजिए। हो गया? ठीक, इसमें ये लिख लीजिएगा एक ऐसी क्वांटिटी होती है स्केलर की वेक्टर, स्केलर हमेशा पॉजिटिव होगी, तो इसमें ये भी लिख लीजिएगा इट इज अ पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी। पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगी और स्केलर क्वांटिटी भी, इसका कोई डायरेक्शन नहीं। ठीक, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट लिखेंगे वेट डेंसिटी। ये डेंसिटी है, दूसरी हेडिंग लिखेंगे वेट डेंसिटी क्या होती है। ये सब टर्म है जो इस चैप्टर में यूज होंगे, इसीलिए मैं पहले आपको ये बता रहा हूं। नेक्स्ट लिखिए वेट डेंसिटी, या इसका नाम स्पेसिफिक वेट भी होता है, इसी को कभी कभी स्पेसिफिक वेट भी होता है। ठीक, नेक्स्ट लिखिए वेट डेंसिटी या स्पेसिफिक वेट। इसको हम लोग स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल w, इसको हम लोग स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। डेंसिटी को रो से और स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी को w से, है ना। अब देखिएगा जो डेंसिटी होती है वो मास को वॉल्यूम से डिवाइड, यानी वो मास डेंसिटी होती है। अब ये वेट डेंसिटी मतलब मास की जगह वेट रखना, यानी वेट को अगर हम लोग वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? वेट डेंसिटी, या हम उसको बोल सकते हैं स्पेसिफिक वेट। तो वेट डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट को वॉल्यूम से डिवाइड करना, है ना। ये फॉर्मूला होगा। इसको अगर हम लोग लिखे वेट की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं? mg अपॉन वॉल्यूम, और मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी होता है। तो रो इंटू जी, यानी वेट डेंसिटी में, वेट डेंसिटी अगर निकालना है तो मास डेंसिटी में g से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट डेंसिटी में। तो ये भी फॉर्मूला है ना। अगर किसी की डेंसिटी पता है और वेट डेंसिटी बताना है या स्पेसिफिक वेट बताना है तो उसमें g से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। ये भी स्केलर क्वांटिटी है और इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? भैया वेट की यूनिट क्या होती है? अरे न्यूटन पर मीटर क्यूब वॉल्यूम है। सीजीएस यूनिट क्या होगी? न्यूटन का डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा? एम एल माइनस एल पे कितना होगा? पूरा बताना है। फोर्स का तो एमएलटी -2 होता है, तो नीचे भी है, नीचे -3 था, ऊपर जाएगा तो -2 t -2। ठीक, क्लियर। ये भी कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर। समझ में आया? वेट डेंसिटी सबको समझ में आया? नोट कर लेंगे वेट डेंसिटी। हेडिंग लिखेंगे रिलेटिव डेंसिटी। हेडिंग लिखे रिलेटिव डेंसिटी। नाम में क्या समझ में आ रहा? रिलेटिव यानी रिलेशन, यानी किसी भी की फ्लूइड की, अगर कोई फ्लूइड दिया हुआ है, मतलब लिक्विड दिया हुआ, फ्लूइड में हमको क्या पढ़ना है? लिक्विड की बात। कोई लिक्विड दिया हुआ है या फ्लूइड दिया हुआ है, उसकी डेंसिटी वाटर के रेस्पेक्ट में कितनी है
उसी को हम लोग बोलेंगे रिलेटिव डेंसिटी। यानी रिलेटिव डेंसिटी का जो फॉर्मूला बनेगा हम आरडी से रिप्रेजेंट करेंगे, ये होगा डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब कौन सी डेंसिटी? मास की वॉल्यूम। अरे किसकी डेंसिटी? कौन सी डेंसिटी? मास की वॉल्यूम। मास। मैं पूछना मैं चाह रहा था मास डेंसिटी की वेट डेंसिटी। तो कौन सी डेंसिटी? मास डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी मास डेंसिटी है ना। किसका? डेंसिटी ऑफ गिवन फ्लूइड, जिसकी बतानी रिलेटिव डेंसिटी है ना, अपॉन किसकी डेंसिटी? डेंसिटी ऑफ वाटर। कहां पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर, यानी 1000 से डिवाइड कर। समझ में आई बात? यानी रिलेटिव डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड जो दिया हुआ है, जिसकी निकालना, और डेंसिटी ऑफ द वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे। ये आपका रिलेटिव डेंसिटी है। मेरे भाई बताइएगा इसकी SI यूनिट क्या होगी? क्या होगी? इट इज यूनिटलेस, क्योंकि क्या है? रेशियो यूनिटलेस। अगर यूनिटलेस है तो ये डायमेंशन लेस भी होगा। समझ में आ गई बात? नोट कर लीजिए रिलेटिव डेंसिटी। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो न्यूमेरिकल में आएंगे इसलिए मैं बता रहा हूं। स्पेसिफिक ग्रेविटी नेक्स्ट लिखेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी देखिए, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ना, ये भी रेशियो। ये किसका रेशियो था? मास डेंसिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी वेट डेंसिटी का रेशियो, और वेट डेंसिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक वेट भी बोलते हैं, वेट डेंसिटी को। तो हम क्या बोल सकते हैं यहां पर? या तो वेट डेंसिटी लिख लीजिए या स्पेसिफिक वेट लिख लीजिए। यानी वेट डेंसिटी किसका? और गिवन फ्लूइड या लिक्विड है ना, ऑफ गिवन फ्लूइड या गिवन लिक्विड लिख लीजिए। लिक्विड वाटर लिक्विड है ना, तो इसके लिक्विड की बात ऑफ गिवन लिक्विड है ना, अपॉन क्या हो जाएगा? वेट डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री। समझ में आ रही बात? यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला, वेट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी, यही आया था। अरे वेट डेंसिटी मास डेंसिटी इनटू जी, और इसका क्या हो जाएगा? वाटर का क्या? वाटर की डेंसिटी इनटू जी। जी से जी कैंसल, क्या आ जाएगा? रो ऑफ द लिक्विड अपॉन रो ऑफ द, और ये किसका फॉर्मूला? रिलेटिव डेंसिटी। यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके ऊपर आ गई? रिलेटिव डेंसिटी। यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी दोनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग है, लेकिन दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। समझ में आ रही बात? वर्क का और एनर्जी का डायमेंशन क्या है? सेम है, लेकिन दोनों की डिफिनेशन दोनों क्या है? अलग अलग आदमी है ना। वैसे इन दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, लेकिन दोनों की डिफिनेशन अलग अलग है। समझ में आ रही बात? नोट कर लीजिए स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये भी क्या होगा? यूनिटलेस होगा। इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशन। इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। मैंने डेंसिटी बताया, मास अपॉन वॉल्यूम। वेट डेंसिटी बताया, वेट अपॉन वॉल्यूम। रिलेटिव डेंसिटी बताया, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ द वाटर। फिर वेट डेंसिटी बताया, वेट ऑफ द लिक्विड अपॉन वेट ऑफ द वाटर। समझ में आ रही बात? लेकिन जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है और रिलेटिव डेंसिटी है, दोनों क्या है? न्यूमेरिकली इक्वल, लेकिन दोनों अलग अलग। क्लियर? तो जैसे इस चैप्टर में मास की जगह हमको क्या यूज करना है? डेंसिटी। वैसा ही फोर्स की जगह इस चैप्टर में क्या यूज करना है? हर जगह आपको प्रेशर देखना है कि वो फ्लूइड प्रेशर कितना लगा रही है, फोर्स कितना लगा रही है। वहां पर कोई ऑब्जेक्ट रहता था तो ऑब्जेक्ट कोई फोर्स कितना लगा रहा है किसी चीज पे, वो हमको देखना रहता था। ऑब्जेक्ट का मास दिया रहता था मैकेनिक्स।
यहां पर कोई फ्लूइड दिया रहेगा तो फ्लूइड प्रेशर कितना लगा रही है, फ्लूइड के ऊपर प्रेशर कितना है और उसका क्या दिया रहेगा, डेंसिटी। तो डेंसिटी मैंने बता दिया आपको क्या होता है, डेंसिटी बता दिया, वेट डेंसिटी बता दिया, रिलेटिव डेंसिटी बता दिया और स्पेसिफिक ग्रेविटी। चारों चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए, ठीक, छोटी छोटी डिफिनेशन। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे प्रेशर, हेडिंग लिखेंगे प्रेशर क्या होता है। सब बिल्कुल इजी है, सब तो पढ़े हैं बचपन में, 6-7 में पढ़े हैं, वही सब है बस। प्रेशर मान लीजिए कोई फ्लूइड है, वो किसी क्रॉस सेक्शन एरिया पे ए एरिया दिया, उस पे एफ फोर्स लगा। जैसे मैं मान ले रहा हूं कोई फ्लूइड है और ये कोई क्रॉस सेक्शन एरिया दिया, इस क्रॉस सेक्शन एरिया का, इसका पूरे का एरिया दिया हुआ, क्रॉस सेक्शन एरिया या इसकी एरिया मैं ले रहा हूं, एरिया मान लीजिए कितना दिया हुआ है 4 ए, और इस पे एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है। नॉर्मल फोर्स देखना है, ये इंपॉर्टेंट है, तो 11th के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। बचपन में हम लोग बस क्या पढ़ते थे, फोर्स अपॉन ए, लेकिन यहां पर नॉर्मल फोर्स यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उस एरिया पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है वो हमको देखना। तो यहां पर अगर नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स F लग रहा है तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, नॉर्मल फोर्स यानी फोर्स एक्टिंग नॉर्मल ऑन द सरफेस, है ना, नॉर्मल फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, उस एरिया को डिवाइड। जैसे बात को समझिए, बात को समझेंगे आप लोग। जैसे ये कोई एरिया, इधर से कोई फ्लूइड है या कोई भी ऑब्जेक्ट, वो अगर इस पे कितना फोर्स लगा रहा, मान लीजिए 20 न्यूटन, तो 20 न्यूटन को एरिया से डिवाइड करते हैं। अब वो एंगल पे ऐसे लगा रहा है, इस पे फोर्स मान लीजिए ऐसे लगा रहा है, तो 20 न्यूटन अगर लगा रहा है तो 20 को एरिया से हम नहीं डिवाइड करेंगे। अब उसका कौन सा कंपोनेंट, इधर जो cos थीटा जो भी बनेगा, cos थीटा sin थीटा, इसका जो इधर वाला कंपोनेंट होगा जो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा वो डिवाइड करना। ये एलिमेंट की इंपॉर्टेंट बात, समझ में आ रही बात। प्रेशर निकालना है तो इस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो रखना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स अपॉन एरिया, ये होता है आपका क्या, प्रेशर, ठीक। या एरिया, ये प्रेशर का फॉर्मूला यानी F बाई, समझ में आ गया, क्लियर। बहुत इजी कॉन्सेप्ट, SI यूनिट, इसकी SI यूनिट, SI यूनिट फोर्स की न्यूटन, एरिया की मीटर स्क्वायर, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल। पास्कल एक साइंटिस्ट थे, उसी के नाम पे दे दिया। आ रही बात समझ में, न्यूटन पर मीटर, ये साइन है। सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी, सीजीएस यूनिट से कोनो मतलब नहीं है, यहाँ प्रैक्टिकल यूनिट से मतलब बहुत सारी प्रैक्टिकल यूनिट होती है प्रेशर की, तो देखिएगा प्रैक्टिकल यूनिट इसकी बहुत सारी है। प्रैक्टिकल यूनिट यानी जो यूज किया जाता है डेली लाइफ, है ना। जैसे इसकी प्रैक्टिकल यूनिट एटीएम में भी प्रेशर यूज किया जाता है ना, बार में भी यूज किया जाता है, टॉर में भी यूज किया जाता है। उसके बाद एमएम ऑफ एचजी, है ना, एमएम ऑफ एचजी में यूज किया जाता है। उसके बाद मीटर ऑफ वाटर में भी यूज किया जाता है ना। बहुत सारी यूनिट, ये सब प्रैक्टिकल यूनिट, समझ में आ रही बात। इन सब यूनिट में आपको मेजर करना है, ये प्रैक्टिकल है, ये बताऊंगा किसमें क्या होता है, समझ में आ रही बात। अच्छा, अब अगर यहां से अगर मैं आपको बताऊं, कैलकुलेट करूं, तो 1 एटीएम, अगर एटीएम दिया हुआ है तो इसमें कितना पास्कल होगा वो आपको बताना। 1 एटीएम दिया हुआ तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आपको किसमें कन्वर्ट करना है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो यहां पर कौन सा प्रेशर है, एटीएम है, यहाँ पर प्रेशर है इस रूम में, एटमॉस्फेरिक का प्रेशर कितना 1 एटीएम। जो यहाँ पर स्पेस में प्रेशर होता है ना, उसी को हम बोलते हैं 1 एटीएम। पास्कल में कितना होगा यहाँ पर, तो 1 एटीएम में 1.01325
into 10 की पावर 5 पास्कल। कितना ज्यादा प्रेशर है, चारों तरफ से हमारे ऊपर प्रेशर लग रहा, 1 पॉइंट इतना 10 की पावर 5 पास्कल प्रेशर लग रहा। सोचिए हवा का प्रेशर इतना ज्यादा है। क्लियर, समझ में आएगा। और 1 एटीएम में अगर बार में कैलकुलेट करना है तो ये होगा 1.01325 बार, यानी 1 एटीएम में सिर्फ इतना बार होगा। 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पास्कल, यानी पास्कल को बार में कैलकुलेट करना होगा तो एक बार में 10 की पावर 5 पास्कल, वो अलग केस हो गया। अब इसके बाद और कैलकुलेट करते हैं इसी के इक्वल, है ना। अब टॉर्क कितना होता है, 760 टॉर्क, है ना। ये 760 टॉर्क आया कहां से, वो मैंने अभी बता दे रहा हूं। अब उस टॉर्क में आया 1 एटीएम में 760 टॉर्क, अब 760 बाय एमएम ऑफ एचजी कितना होगा, 760 mm ऑफ एचजी। अब ये है ये समझिए एमएम में कैसे आ गया भैया, मरकरी के एमएम में कैसे प्रेशर आ गया। प्रेशर तो भैया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था, लेकिन ये लेंथ में कैसे आ गया। लेंथ में ऐसे आया कि अगर कोई पाइप, अगर मैं यहां से इसमें लिक्विड डाल दूं और नीचे से प्रेशर दूं तो उस लिक्विड को 760 mm तक वो क्या करेगा, ऊपर की तरफ बन जाएगा, यानी फोर्स लगाकर उसको ऊपर की तरफ कितना मूव करा देगा, 760 mm। लेकिन मरकरी रहेगी तब, अगर मरकरी है क्योंकि डेंसिटी पे भी प्रेशर डिपेंड। अगर मरकरी हमने एक बीकर ले लिया, मान लीजिए बीकर ले, है ना, बीकर ले लिया, बीकर में खूब ज्यादा मरकरी हमने डाल तो फिर करिएगा ये, है ना। और इसमें मैंने एक पाइप डाल दिया, है ना। यहां से मान लीजिए मैंने कोई प्रेशर नहीं, बंद कर पाइप डाल दिया, है ना। अब जब मैंने पाइप डाला तो यहां से यहां पर एटमॉस्फेयर होगा, ये ओपन है तो एटमॉस्फेयर है, तो यहां से 1 एटीएम प्रेशर लग रहा होगा। अब इसके प्रेशर की वजह से लिक्विड इसमें क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। और कितना जाएगा, अगर ये मरकरी है तो कितना जाएगा, 760 mm। समझ में आ रही बात। ऐसे ही वाटर में कितना होगा बताइए, मीटर ऑफ वाटर ये होगा 10.3 मीटर ऑफ वाटर। यानी कि अगर मैं मरकरी की जगह यहां पर वाटर ले लूंगा इसके अंदर, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पाइप में वाटर को 10.3 मीटर ऊपर लेके जाएगा। समझ में आ रही बात, यानी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के पास इतनी ताकत होती है कि वाटर को 10.3 मीटर तक ऊपर लेकर जाएगा। क्लियर। और मरकरी को 760 mm तक लेके जाएगा। तो इतनी सारी यूनिट होती है, आपको कोई भी एक क्वेश्चन में दे सकता है, आपको कन्वर्जन आना चाहिए। समझ में आ रही बात। अच्छा, एक और, कभी बार को पास्कल में आ जाता है तो 1 बार में कितना पास्कल, 10 की पावर 5 पास्कल। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 1 बार में यहाँ 1 बचेगा, 1 बार में 10 की पावर 5 पास्कल। क्या मुंह से हाँ, तो वो हम लोग वैक्यूम क्रिएट करते हैं ना, प्रेशर को कम करते हैं। वो सब करके हमने उसको क्या कर दिया, वैक्यूम वहां पे क्रिएट किया, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर। और जब प्रेशर कम हो जाएगा तो फ्लो कहां, हाईयर प्रेशर से लोअर प्रेशर आता है। तो जिधर था उधर प्रेशर ज्यादा रहा होगा, हम जिधर सब किए वहां प्रेशर कम कर दिए, तो सब इसीलिए करके प्रेशर कम कर दिया। आगे बात समझे, वो भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। इतना क्लियर है, प्रेशर समझ में आई बात। अब बताइए प्रेशर जो है वो कैसी यूनिट, कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर की वेक्टर, प्रेशर स्केलर की वेक्टर। प्रेशर के पास भैया डायरेक्शन तो होता है, लेकिन डायरेक्शन जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। फोर्स आप जिस डायरेक्शन में लगाएंगे उसी डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन प्रेशर आप जिस डायरेक्शन में लगाएंगे सिर्फ उसी डायरेक्शन में लगेगा। प्रेशर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, वो हर तरफ लगेगा। समझ में आई बात। जैसे कोई लिक्विड है इस पाइप में, मान लीजिए लिक्विड अगर दिया होगा आपको ऐसे, ये लिक्विड है, फोर्स अगर आप इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं लिक्विड के ऊपर, प्रेशर इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये प्रेशर इधर भी लगेगा, ऊपर भी जा रहा है। समझ में आ रही बात, डायरेक्शन चेंज हो सकता है। तो इसलिए ये कैसी क्वांटिटी है,
स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर। प्रेशर को आप बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अरे बोलो भाई, प्रेशर की कहानी समझ में आई सबको? समझ में आया? लिखे, अब लिखिए, इसमें हेडिंग लिखिए, एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। आइए मुझको जो है फ्लूइड का ये बनाना है कि कितने दिन में कौन सी, ये नहीं बनाना, मतलब ये बनाना तो आज तक कंप्लीट करना, लेकिन ये नहीं मतलब कितने दिन में करना कंप्लीट करना, कि हाइड्रोस्टैटिक कितने में होगा, हाइड्रोडायनामिक्स कितने में होगा, है ना, वो बनाना पड़ेगा। टॉपिक कब तक पढ़ानी है? सर आज एक बार गोल्डन अपॉर्चुनिटी 5 बजे पढ़ा दी। क्यों अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी? क्यों मना कर देते हैं? नहीं, डायमंड अपॉर्चुनिटी नहीं, जब डायमंड अपॉर्चुनिटी होगी उसमें डायमंड तो किसी को मान नहीं, तब पढ़ाऊंगा। डायमंड अपॉर्चुनिटी होगी तब, गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं। देखिए लिखा एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। अब देखिए प्रेशर का एप्लीकेशन कहाँ होता है, प्रेशर का एप्लीकेशन मतलब उसका यूज कैसे हम लोग करते हैं। जैसे कोई भी चीज ना, किसी को मतलब कोई चीज उठाना है या किसी पे अप्लाई करना, किसी को धक्का देना है, तो वो फोर्स से नहीं होता। हम लोग अभी क्या बोलते हैं, हम लोग अभी भी वहम में जी रहे हैं ना, कि फोर्स से होता, फोर्स से नहीं होता, सारी चीजें प्रेशर से। आ रही बात समझ में? यानी कि अगर किसी चीज को आपको धक्का देना है या किसी चीज को मारना है, तो आप ज्यादा फोर्स से मत मारिए, ज्यादा प्रेशर से मारिए, तब उसको चोट लगेगी। आ रही बात समझ? ज्यादा प्रेशर से कम मारेंगे, ज्यादा प्रेशर कब होगा, जब एरिया कम, फोर्स ज्यादा और एरिया कम, यानी आप कम ही फोर्स लगाएंगे, लेकिन एरिया अगर कम कर देंगे तो आपको ताकत भी कम लगानी पड़ेगी, प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। आ रही बात समझ में? मोटे लोग को मारने के लिए ज्यादा प्रेशर है। हाँ, मतलब आपको एरिया, आप जो है जो मार रहे हैं वहां से एरिया जो है कम चोट करना। जैसे अब समझिए बात को, अगर इसके अंदर मान लीजिए कील को हमको डालना है इसके अंदर, और एक बड़े से रॉड को डालना है, तो कौन आसानी से जानेगा, ये जानेगा। क्यों? क्योंकि उसकी एरिया कम, एरिया कम, तो हमको जो एरिया कम है उसकी, तो हमको क्या करना, प्रेशर ज्यादा मिल रहा है, तो कम ही फोर्स हम लगाएंगे तो कील अंदर चली जाएगी। इंजेक्शन शार्प होता है, इसलिए चल रहा हाँ। है, वही चिपटा नहीं रहा, तो वो चिपटा हुआ तो एरिया ज्यादा हो जाएगी ना, अगर चिपटा हुआ तो एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम, तो आपको फिर ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। कोई भी चीज जाने के लिए प्रेशर आपको फिक्स है, प्रेशर फिक्स है। मान लीजिए प्रेशर फिक्स है, इसको किसी कील को अंदर डालना तो प्रेशर फिक्स है, आपको फोर्स और एरिया देना है, तो अगर हम उसकी एरिया कम कर देंगे तो फोर्स भी आपको क्या करना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा। समझना है? क्योंकि फोर्स जो होगा एरिया के डायरेक्टली, फोर्स एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ में आ रहा? प्रेशर अगर फिक्स है, कांस्टेंट, तो एरिया इधर आएगा, तो फोर्स एरिया के, अगर एरिया कम कर देंगे तो हमको फोर्स भी क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अगर एक कील को और एक मोटे से रॉड को अंदर डालना है, तो कील की एरिया कम, तो फोर्स भी हमको कम लगाना पड़ेगा, और रॉड की एरिया अगर बहुत ज्यादा है तो उसमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अरे बोलो भाई बात समझ? यही प्रेशर का यूज करके, प्रेशर का ही यूज करके हम लोग ट्रेन देखे हैं, अरे सॉरी रेल देखे हैं, रेल, हाँ, ट्रेन और रेल अलग अलग चीज होती है, पता है ना? ट्रेन क्या होती है और रेल क्या होती है, समझ में क्लियर है ना? रेल जो होती है उसकी पटरी होती है, उसकी पटरी को रेल बोलती है। ये मान लीजिए रेल है ना, और रेल के नीचे कुछ बड़े बड़े ऐसे ब्लॉक रखे हैं, ऐसा आपने देखा है? अरे भैया प्लेटफॉर्म से देखा होगा, ये ऐसे बड़े बड़े रखे रहते हैं, चौड़े चौड़े, वो क्यों रखे रहते हैं? ताकि एरिया ज्यादा हो जाए, प्रेशर कम हो जाए। एरिया ज्यादा हो जाए, और ट्रेन जो है उस पे जो है प्रेशर जो है वो क्या करे, कम लगाए। समझ में आ रही बात? यानी कि यहां से ये क्या हो जाएगा, ये एरिया को बढ़ा देती है, कि इसके रखने से
एरिया के बढ़ाने से क्या हो जाएगा, प्रेशर कम लगेगा। हाँ? ट्रेन का वेट बहुत ज्यादा होता है, वेट बहुत ज्यादा, वेट फिक्स है, ट्रेन का वेट फिक्स है, वो तो ट्रेन ज्यादा, लेकिन ट्रेन का वेट जब ज्यादा होगा तो वो जो है कि जमीन पे यानी ग्राउंड पे फोर्स ज्यादा लगाएगी ना, धसेगा उसके अंदर, तो वो कब लगा, वेट ज्यादा, तो ऐसा ना हो कि वो धस जाए, इसलिए प्रेशर को हमको कम करना है, प्रेशर को कम करना है तो हम क्या करेंगे, एरिया को बढ़ा देंगे, तो नीचे जो चौड़ा चौड़ा खूब रखा रहेगा तो उससे क्या होगा, एरिया बढ़ जाएगी, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया एरिया, सरफेस एरिया जो होगा वो बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी ट्रेन जो है ग्राउंड पे प्रेशर कम लगेगा। समझ में आई बात? वो नीचे बड़े बड़े चौड़े चौड़े जो लेड ब्लॉक रखे रहते हैं वो ट्रेन की वजह से ग्राउंड पे प्रेशर को कम करने के लिए रखे रहते हैं, क्योंकि उसके रखने से क्या होगा, एरिया जो भी डिस्ट्रीब्यूट होगी। आ रही बात समझ में? प्रेशर और वेट में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। प्रेशर और वेट वेट तो फोर्स हो गया ना, तो वेट मतलब फोर्स, तो ये प्रेशर प्रेशर क्या हुआ, वेट अपॉन एरिया, तो वेट उसका बहुत ज्यादा होता है ट्रेन का, है ना, तो अगर एरिया जो है एरिया बहुत कम होगी तो प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो वो ट्रेन जो है जमीन के अंदर चली जाएगी। मतलब सर कि अगर 1000 किलो का ट्रेन रहेगा तो प्रेशर उतना नहीं लगेगा ना जमीन में, नहीं तो एरिया पे डिपेंड करेगा ना, अब वो वैल्यू 1000 किलो तो एरिया 1 मीटर है तो प्रेशर भी 1000 लगेगा जितना होगा, है ना, तो वैल्यू पे डिपेंड करेगा। मतलब इस एग्जांपल से ये मुझको समझाना आपको कि ट्रेन का वेट बहुत ज्यादा होता है, तो वो बहुत ज्यादा प्रेशर लगाएगी, अगर पूरी ट्रेन अर्थ के ही उसमें रहेगी तो क्या हो जाएगा, वो जो बहुत ज्यादा प्रेशर लगाएगा, है ना, तो प्रेशर को आपको कम करना है क्योंकि एरिया को बढ़ाना है ना, एरिया को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या रखते हैं, ब्लॉक लगाते हैं, है ना, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है एरिया, है ना, एरिया क्या हो जाती है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, एरिया बढ़ गई तो प्रेशर कम हो जाएगा। समझ में आएगा? अब बताइए, जैसे वही नाइफ वाला एग्जांपल बता रहे थे, अगर किसी चीज को कट करना है, एक बहुत मोटा चाकू है ना, जो घर में बहुत रहते हैं, चलते नहीं है, कहते हैं नहीं इससे कटता ही नहीं कोई चीज, है ना, फिर फेंक देते हैं, फिर और एक बहुत नया चाकू है, बहुत शार्प रहता है, तो इससे इजीली कट करता है, क्यों, क्योंकि शार्प वाले में एरिया कम तो फोर्स आपको कम लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट, उसमें प्रेशर कांस्टेंट, ट्रेन वाले एग्जांपल में फोर्स कांस्टेंट था, फोर्स कांस्टेंट था, आपको प्रेशर को कम करना था तो एरिया को हमने बढ़ा दिया। अब किसी चीज को कट करना है तो उसके लिए प्रेशर सेम होगा, अब कट करना है तो फोर्स हमको लगाना है ना, फोर्स, तो उसको हमको कम करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, एरिया को कम कर देंगे, तो जो नाइफ की एज होगी उसकी एरिया को हम लोग कम करेंगे ताकि फोर्स हमको क्या करना है, कम लगाना पड़े, बहुत आसानी से करते हैं, है ना। जैसे रेगिस्तान में, है ना, डेजर्ट पे, है ना, रेगिस्तान मतलब डेजर्ट मतलब क्या, खाने वाला नहीं, है ना, राजस्थान में, तो वो जो वहां पर क्या रहते हैं, ऊंट कैमल रहते हैं, तो वो बहुत भारी होते हैं, लेकिन तब भी धंसते नहीं उसके अंदर, तब भी चलते हैं, और लेकिन अगर घोड़े को ले जाएंगे, हॉर्स को, वो नहीं चलता तो वही बैठ जाता है, उसका पैर दब जाता है अंदर, क्योंकि ऊंट का पैर बहुत चौड़ा होता है, ऊंट का पैर जो होता है वो बहुत चौड़ा होता है, यानी उसकी एरिया बहुत ज्यादा होती है, एरिया ज्यादा तो प्रेशर तो कम धसेगा, चलेगा, और घोड़े के पैर की एरिया बहुत छोटा, बहुत कम, तो प्रेशर वो ज्यादा लग जाता है, वो धस जाता है, वो चल नहीं पाता। हाथी भी वही काम, मुझसे तो छोड़ा होता है इसका, तो हाथी का वेट भी तो बहुत ज्यादा होता है, कैमल के कंपेयर तो इन दोनों को तो देख रहा है, हाथी का वेट भी बहुत ज्यादा, एरिया तो ज्यादा होता है लेकिन वेट भी तो बहुत ज्यादा होता है। अरे समझ में आया, एरिया, प्रेशर का एप्लीकेशन 3 समझ में आया, ठीक ना, ये तीनों एप्लीकेशन भी घर से लिखते हैं, ठीक ना। प्रेशर हेडिंग लिखेंगे, प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड
बाय अ लिक्विड कॉलम, बाय अ लिक्विड कॉलम, कोई लिक्विड का कॉलम है उससे कितना प्रेशर एक्सर्ट, हेडिंग लिखेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम। कल जो एप्लीकेशन लिखाया था 3 पॉइंट, उसके बाद है ना, उसके बाद ये लिखेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम से कितना प्रेशर एक्सर्ट हो, कोई लिक्विड कॉलम। समझिए, अभी नोट मत करिएगा। मान लीजिए कोई, अच्छा प्रेशर क्या होता है मैंने कल बता दिया ना आपको। आप देखिए ये मान लीजिए कोई बीकर है, कोई बीकर है, इसमें मान लीजिए यहाँ पर लिक्विड थी, ये मान लीजिए ऐसे क्या है, ये लिक्विड थी, कुछ इस तरीके से ऐसे लिक्विड। मैंने बताया था इस चैप्टर का नाम फ्लूइड है, लेकिन इसमें कौन सी फ्लूइड के बारे में पढ़ना है आपको, लिक्विड, ज्यादातर लिक्विड ही रहेगा आपका। ये मान लीजिए इसमें कोई लिक्विड, अब इस लिक्विड की वजह से अगर हमको h हाइट पर, यहाँ पर अगर मान लीजिए किसी उससे नीचे h हाइट पर अगर हमको प्रेशर देखना है तो कितना होगा भैया आपको पता। मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर कोई पॉइंट है P, और वो कितने हाइट पर है, h हाइट पर है, टॉप से h हाइट पर है, h हाइट डेप्थ पर, डेप्थ कितना है h, टॉप से वो h पर है, आपको इस पे आप निकालना है क्या, प्रेशर बताना कि कितना प्रेशर होगा ऊपर से यहाँ। अच्छा अब यहाँ पर बताइएगा ऊपर कौन सा प्रेशर होगा, यहाँ पर ये ओपन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग P नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक है। अब ये प्रेशर, अब यहाँ पर ये देखना है कि अगर यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पर इस पॉइंट P, यहाँ पर कोई मैं पॉइंट ले रहा हूँ, मान लीजिए x, यहाँ पर वही प्रेशर आपको निकालना है ना, मान लीजिए वहां पर प्रेशर में P ले, वही P बताना कितना होगा, ठीक। तो इसके लिए एक हम लोग सिलिंड्रिकल ब्लॉक ले लेंगे, यहां पर मैं एक सिलिंड्रिकल ब्लॉक ले लूंगा, इसमें एक वाटर का एक सिलिंड्रिकल ब्लॉक में ले ले रहा हूं, यहां पर कट कर ले रहा हूं, एक सिलिंड्रिकल कॉलम ले ले रहा हूं, है ना। अब हम देखेंगे इस सिलिंड्रिकल कॉलम की वजह से कितना प्रेशर होगा, कितना होगा। अब इस सिलिंड्रिकल कॉलम पे, है ना, इस सिलिंड्रिकल कॉलम पे बताइएगा कितने फोर्स लग रहा है, बताइए इस सिलिंड्रिकल कॉलम पे कितने फोर्स लग रहे हैं। सिलिंड्रिकल कॉलम मैंने लिया है ना, इस सिलिंड्रिकल कॉलम पे ऊपर यहाँ से P नॉट लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रहा होगा, और अगर इसकी एरिया मैंने A लिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तो फोर्स यहाँ पर P नॉट इंटू A लग रहा होगा। अरे बोलो भाई, P नॉट इंटू A लग रहा होगा कोई सिलिंड्रिकल कॉलम। यहाँ पर P है, तो यहाँ पर P, ये नीचे से कितना फोर्स लग रहा होगा, P इंटू A लग रहा होगा। अरे बोलो भाई, और एक इसका वेट लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, यानी यहाँ पर टोटल 3 फोर्स लग रहे हैं, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर इसका एक और फोर्स लग रहा होगा, मान लीजिए नीचे से यहाँ से P लग रहा होगा, और एक P इंटू A, और यहाँ पर इसका एक नीचे वेट लग रहा होगा। वेट मतलब इसका मास अगर मैं ले रहा हूँ M, तो M इंटू G, और इस लिक्विड की डेंसिटी कितनी है मैं ले रहा हूं वो। अरे बोलो बात समझ आई नहीं। अब यहां से इस प्रेशर P नॉट की वजह से इस पे फोर्स में मान ले रहा हूं F1 लग रहा है, इस प्रेशर की वजह से इस पे फोर्स में F2 मान ले रहा हूं, है ना। तो अगर ये लिक्विड कॉलम इक्विलिब्रियम में है ना, ध्यान से, ये लिक्विड कॉलम इक्विलिब्रियम में है ना, जो हमने सिलिंड्रिकल कॉलम लिया, सिलिंड्रिकल लिक्विड कॉलम इज इन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम है क्योंकि वहां पर रेस्ट पर है, वो रुका हुआ है, वो इक्विलिब्रियम है, तो उस पे नेट फोर्स 0 होगा। नेट फोर्स 0 यानी ऊपर से F1 लग रहा है, और क्या लग रहा है mg, है ना, और F2 ऊपर लग रहा है, तो माइनस F2 इज इक्वल टू 0, या हम ऐसे लिख सकते हैं कि इज इक्वल टू F2, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस F2 इज इक्वल टू 0, दोनों बात लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। तो मैं लिख रहा हूं अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो F1 प्लस mg नीचे लग रहा था और F2 ऊपर लग रहा था, तो ये हो जाए F1 की जगह मैं लिख लूंगा P1 इंटू सॉरी नहीं P नॉट, प्रेशर P नॉट है ना, फोर्स की जगह क्या होगा प्रेशर इंटू P नॉट
मास, इस सिलिंड्रिकल का मास कितना होगा, इस सिलिंड्रिकल कॉलम का ये जितना मास, कितना मास होगा मास। अब देखिए यहाँ मास का काम नहीं होगा, मास को किस में कन्वर्ट करना होगा, डेंसिटी में। मैंने बताया था इस चैप्टर में मास की जगह डेंसिटी, तो मास को डेंसिटी में कन्वर्ट करेंगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू जी हो जाएगा। F2 की जगह लिखेंगे P1 इनटू P इनटू प्रेशर इनटू एरिया, वही P निकालना। अरे बोलो निकाल समझ। अब देखिएगा यहां से एक और स्टेप, P नॉट इनटू A प्लस है ना रो, इस वॉल्यूम की जगह क्या एरिया इनटू H लिख सकता हूं, ये हाइट है H, तो एरिया इनटू H लिख सकता हूं, तो वॉल्यूम की जगह A इनटू H इनटू G इज इक्वल टू P इनटू A। अरे बोलो भाई समझ में आई बात। देखिए एरिया से एरिया कैंसिल, तो यहां से सॉल्व करेंगे, P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P नॉट प्लस रो G H। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये फॉर्मूला आपका आ गया। अरे 4 लाइन में डेरिवेशन समझ में आया कैसा? मैंने एक सिलिंड्रिकल कॉलम ले लिया, लिक्विड का एक सिलिंड्रिकल कॉलम ले लिया। अब मैं देखना चाह रहा हूं इसकी वजह से यहाँ पर कितना प्रेशर लगा, तो इस सिलिंड्रिकल कॉलम के ऊपर से एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है ना, फोर्स लगा रहा P नॉट इनटू A, नीचे से ये जो प्रेशर P होगा वो P इनटू A, और एक इसका वेट इक्विलिब्रियम क्या, तो ये P का प्रेशर आएगा कितना, P नॉट प्लस रो G H। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, G क्या है, ग्रेविटी, H क्या है, हाइट, कितने नीचे हम लोग जा रहे हैं, ऊपर से कितने डेप्थ पे जा रहे हैं। अरे बोलो भाई ये समझ में आया। अच्छा इसमें जो P आया P, ये P है क्या, P जो है ये एब्सोल्यूट प्रेशर, P को हम लोग बोलते हैं, अच्छा पहले P नॉट बता देता हूं, P नॉट है क्या, P जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, P जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो ऊपर से एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा हो, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये जो रो जी एच ये प्रेशर, रो जी एच जो है वो सिर्फ लिक्विड कॉलम की वजह से लग रहा है, समझ में आ रही बात। P नॉट ऊपर प्रेशर है और रो जी एच सिर्फ ये लिक्विड का जो कॉलम है, जो लिक्विड यहाँ पर उसकी वजह से प्रेशर लग रहा है इतना। तो यहां पर टोटल प्रेशर कितना होगा, जो ऊपर से एटमॉस्फेयर भी लगा रहा था और ये लिक्विड जो लगा रहा था, दोनों को ऐड करना। तो ये जो ये वाला जो प्रेशर है ना, जो सिर्फ लिक्विड कॉलम लगा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं गेज प्रेशर, है ना। रो जी एच को उसका नाम होता है गेज प्रेशर। अरे बोलो भाई बात समझ में, गेज प्रेशर क्या है। गेज प्रेशर मतलब क्या है, ये गेज प्रेशर जो है, जो टोटल प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिफरेंस, यानी एक्सेस प्रेशर ओवर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बाद कितना प्रेशर लग रहा है उस जगह पर, उसको हम लोग बोलेंगे गेज प्रेशर। और P क्या है, P को बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। P जो होता है वो क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर, है ना, एट जहां पर भी ठीक एब्सोल्यूट प्रेशर मतलब एट डेप्थ H डेप्थ, और गेज प्रेशर एट डेप्थ H, है ना, डेप्थ H पे जा रहे हैं तो उसके वहां पर गेज प्रेशर। ये पॉइंट समझ में आया। मान लीजिए किसी भी एक जगह है, वहां पर अगर कोई एब्सोल्यूट प्रेशर जो है 8 atm है, तो वहां गेज प्रेशर कितना होगा, गेज प्रेशर मान लीजिए यहां पर मैं बता रहा हूं, यहां पर प्रेशर जो है 8 atm है किसी वजह से। गेज फिर से बात को समझिएगा, एकदम ध्यान से समझिए। मैं बोल रहा हूं यहां पर प्रेशर जो है, कोई लिक्विड है उसकी वजह से यहां पर प्रेशर बढ़ा के 8 atm कर दिया गया, तो गेज प्रेशर कितना है यहां पर, कितना होगा 8 atm। अगर यहां पर जो है टोटल प्रेशर एब्सोल्यूट प्रेशर 8 atm है, तो गेज प्रेशर कितना होगा मेरे भाई, अरे मेरे भाई 7 होगा। अरे मेरे भाई 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां पर है, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो एटमॉस्फेयर लगा रहा होगा, तो गेज प्रेशर यानी जिसकी वजह से प्रेशर लगा, यानी जो लिक्विड लगा रहा होगा वो कितना लगा रहा होगा, 7 atm लगा रहा होगा, 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में आई बात। अगर कहीं पर बोला जाए कि प्रेशर यहां पर मान लीजिए आपको क्या हुआ 100 atm लग रहा, तो इसका मतलब वहां पर 99 atm जो है वो लिक्विड लगा रहा होगा, जिसकी वजह से प्रेशर है, और 1 atm एटमॉस्फेयर लगा रहा होगा। अरे बोलो मेरे भाई बात समझ में आ रही बात।
यानी जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है वो सम ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर का क्या होगा? सम। और गेज प्रेशर क्या होगा? एक्सेस प्रेशर ओवर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगने के बाद कितना प्रेशर लग रहा है वहां पर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गेज। अरे क्लियर है मेरे भाई? बात समझ में आई नहीं? पूरी कहानी समझ में आई है? ये समझ में आया कैसा है? तो जो यहां पर आपको एक चीज समझ में आएगी, जो गेज प्रेशर होगा कहीं पर भी गेज प्रेशर होगा, उसका फॉर्मूला क्या हो गया? रो जी। ये गेज प्रेशर का फॉर्मूला है। यानी जो गेज प्रेशर है मेरे भाई कहीं पर निकाला, वो एच के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सिर्फ एच पे डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा हाइट, जितनी ज्यादा डेप्थ में आप जाएंगे, उतना ज्यादा गेज प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। समझ में आ गई बात? इतनी पॉइंट सबको समझ में आई ना? गेज प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, इसको मेजर करने के लिए एक डिवाइस बनाएगी जिसका नाम है मैनोमीटर। इट इज मेजर्ड बाय द मैनोमीटर, सॉरी बैरोमीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैरोमीटर से और गेज प्रेशर जो है वो मैनोमीटर से, है ना? वो दोनों डिवाइस के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे और दोनों प्रेशर को ऐड कर देंगे तो एब्सोल्यूट प्रेशर है। क्लियर बात समझ में? अच्छा, एक और पॉइंट इसी में आगे हम लोग नोट करके वो बात लिखेंगे कि अगर मान लीजिए बीकर है, इसमें ऐसे लिक्विड भरा होगा, यहां पर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लेकिन अगर मान लीजिए यहां पर आपको प्रेशर दिया हुआ P1 और इससे H नीचे हाइट, यहां पर H पर दिया हुआ प्रेशर P2 है। अब H हाइट P1 और P2 के बीच में, P0 और P2 के PH के बीच में नहीं है, तो यहां पर जो P2 होगा वो P1 प्लस रो GH होगा। यानी जो डिफरेंस होगा रो GH वो क्या होगा? यहाँ पर P2 में से P1 को माइनस करेंगे, वो क्या होगा? रो GH। यानी यहां से अगर मैं बात करूं आपको, P माइनस P0, इसी को बोलते हैं एक्सेस प्रेशर या गेज प्रेशर। ये यहां से कितना आएगा? रो GH, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर P था और यहाँ पर P0, P और P0 जहां पर प्रेशर था उसके बीच की हाइट H थी। अगर मान लीजिए आपको बाई चांस क्वेश्चन में यहां से H हाइट नहीं दिया हुआ है, कहीं नीचे से H हाइट दिया हुआ है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो प्रेशर होगा वो होगा रो GH। यहां पर P2 माइनस P1 जो होगा वो किसके इक्वल होगा? रो GH। अरे बोलो भाई समझ में आया कॉन्सेप्ट? हमेशा जरूरी नहीं कि एकदम हाइट से ही देगा, एटमॉस्फेयर से ही देगा। तो यहां पर अगर P2 और P1 के बीच में प्रेशर डिफरेंस निकालना है तो वो P2 माइनस P1 है। एक्चुअल में P2 माइनस P1 यानी जो रो GH फार्मूला है वो किसका है? वो डिफरेंस ऑफ द प्रेशर, किसी दो पॉइंट के बीच के डिफरेंस। यहां पर देखिए P और P0 के बीच का डिफरेंस कितना है? रो GH। यहां पर P2 और P1 के बीच का डिफरेंस है रो GH। तो ये आपके इस चैप्टर का एक फार्मूला निकल के आया, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, है ना? वर्टिकली अगर हम लोग आ रहे हैं, वर्टिकली में अगर हॉरिजॉन्टल में देख रहे हैं तो हर जगह प्रेशर सेम, क्योंकि प्रेशर हाइट पे डिपेंड कर रहा है, और हॉरिजॉन्टल में जा रहे हैं तो क्या होगा? हाइट सेम है तो इसलिए प्रेशर सेम। अभी वो लिखा होगा, उसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। अगर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर आया, लिक्विड की वजह से कितना प्रेशर लगेगा? रो GH। फॉर्मूला पहले पढ़ा था, ये रो GH प्रेशर का सिर्फ हाइट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक? तो इसमें आप पहले कुछ पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स इसको बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। अरे भाई बोलिएगा ये क्या है? बोलिए भाई ये क्या है? नाश्ता नहीं करते हैं क्या? बीकर है, उसके अंदर क्या है? वाटर है, लिक्विड है, कोई भी लिक्विड होगा वाटर। अब मान लीजिए केमिस्ट्री के लैब में कुछ ऐसा वैसे रखा रहता है क्या? इसमें भी कुछ वही सेम लिक्विड डाल, लिक्विड सेम है, जो इसमें लिया है वही इसमें लिया। इधर जगह नहीं है, आप उधर ही बना लेंगे, मैं नीचे बना दूंगा। एक मान लीजिए एक घर का टब है ना? ये ऐसे लिक्विड आपको दिख रहा होगा, इसमें सबसे ज्यादा होगा लिक्विड।
सबसे ज्यादा इसी में होगा और सबसे कम इसमें होगा। अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इसमें सबसे ज्यादा होगा ना, वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पर मान लीजिए प्रेशर 21 वाले का ए ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं प्रेशर पीबी ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं प्रेशर पीसी ले रहा हूँ और यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट सब में सेम, यहाँ पर ऊपर से ओपन है पी नॉट और सबकी हाइट जो है ना मेरा बच्चा सब सेम, हाइट जो है वो सेम, हाइट जो है वो सेम। मेरे भाई बताइएगा लिक्विड सबसे ज्यादा इसमें है मेरे भाई, ये बड़ा टर्म है ना, और सबसे कम इसमें है, तो प्रेशर सबसे ज्यादा कहां पर होगा? पीए की पीवी की पीसी, तीनों में क्या होगा? सेम होगा। जो प्रेशर है ना बेटा वो हाइट पे डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम पे नहीं डिपेंड कर रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। समझ में आने बात? यानी यहाँ पर जो प्रेशर होगा अगर हाइट तीनों में सेम है और लिक्विड भी सेम होना चाहिए, डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, ध्यान दीजिएगा, है ना, और प्लेनेट भी सेम होना चाहिए ताकि जी की वैल्यू से ये नहीं कि एक मास पे ले रहे हैं और एक जो है कि अर्थ पे ले रहे हैं, सब सेम हो। तो बस यहाँ पर हम लोग अर्थ पे ही बात करेंगे और लिक्विड भी सेम देंगे, तीनों में लिक्विड सेम तो जीएच पे। तो इसलिए जो प्रेशर होगा ए पर और बी पर और सी पर ये तीनों में क्या होगा? सेम। और इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। प्रेशर सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? समझ में आएगा? तो पहले लिखेंगे बैरोमीटर क्या होता है। बैरोमीटर मैं बता दूं आपको, बैरोमीटर, बैरोमीटर लिखे। बैरोमीटर, बैरोमीटर। अब देखिए ये सब सिलेबस में लिखा नहीं है लेकिन इससे क्वेश्चन आते हैं, मतलब होता क्या है, क्यों होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, एज नॉलेज, है ना। लेकिन सिलेबस में लिखा नहीं, बैरोमीटर मैनोमीटर भी पढ़ा, लेकिन आपको जानना है कि कहीं कहीं पढ़ाया जाता है ना, वगैरह पढ़ाया जाता है। देखिए क्या होता है बैरोमीटर, बाकी आप देखेंगे किसी बुक में, 11th की बुक में नहीं दिया होगा। बैरोमीटर एक डिवाइस होती है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज होती है, कि कहीं पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना है तो कितना होगा उसको मेजर करने के लिए बैरोमीटर बनाया। और इसको बनाया किसने? एक साइंटिस्ट थे, टॉरिसिली नाम था, टॉरिसिली नाम था, उन्होंने इस डिवाइस को बनाया और एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे पहले उन्होंने ही कैलकुलेट किया, है ना। तो साइंटिस्ट का क्या नाम था? टॉरिसिली, है ना, टॉरिसिली नाम था। अब इन्होंने क्या किया, एक कंटेनर लिया, ये क्या भैया? कंटेनर, और कंटेनर के अंदर होगा क्या? नहीं, कंटेनर के अंदर टॉरिसिली ने अपने एक्सपेरिमेंट में लिया मरकरी। अब क्यों मरकरी लिया, क्यों वाटर नहीं लिया, वो राज पता कर गए, वो मरे नहीं, बताए हैं। तो वो राज मैं इस एक्सपेरिमेंट के बाद बताऊंगा कि क्यों उन्होंने डेंसिटी, क्यों उन्होंने मरकरी लिया, क्यों उन्होंने वाटर नहीं लिया, है ना। उन्होंने, क्योंकि मरकरी महंगी भी है और मुश्किल से मिलती, पानी तो मिल रहा था, पानी ले लेते काम हो जाता, लेकिन उन्होंने मरकरी लिया इसको कैलकुलेट करने। अब देखिए इसके अंदर इन्होंने क्या लिया? वाटर, सॉरी मरकरी, है ना। इन्होंने इस तरीके से लिक्विड यानी मरकरी ले लिया, ऐसे मरकरी ले लिया, है ना। अब इन्होंने मरकरी लिया, उसके बाद एक ट्यूब लाया, ट्यूब, है ना, वो एक तरफ से ओपन ट्यूब लेकर आए। अब उस ट्यूब को, पतली सी ट्यूब देखी होगी आपने, ट्यूब को यहां पर ऐसे पकड़ लिया। क्यों पकड़ा? वैक्यूम बनाने के लिए, ताकि उसमें एयर ना जाए। अगर उसमें एयर चली जाएगी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। वैक्यूम बनाने के लिए ताकि वहां पर कोई प्रेशर न हो, ऐसे पकड़ लिया, ऐसे पकड़ के यहां से लेकर गए और ऐसे इसमें क्या करके इसके अंदर डाल दिया। समझ में आई बात? और उन्होंने जब इस ट्यूब को इसके अंदर डाला, इसके अंदर जब इस ट्यूब को रखा और यहां पर ऊपर से क्लोज है ना, ये ऊपर से कुछ इस तरीके से क्लोज है, और यहां पर इसके अंदर जब रखा इस ट्यूब को यहां पर रखा इसके अंदर, तो यहां से पकड़े हुए थे,
तो अंदर वैक्यूम था, वैक्यूम का प्रेशर जीरो होता है, वैक्यूम का प्रेशर नहीं होता मेरे भाई, तो इसीलिए उन्होंने जीरो, वैक्यूम का प्रेशर जीरो। अरे बोलो मेरे भाई, वैक्यूम का प्रेशर जीरो, वैक्यूम का प्रेशर जीरो, तो उन्होंने अब प्रेशर वहां कम और एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो 1 होता है, तो वहां पर प्रेशर कम, तो उसकी वजह से उन्होंने देखा कि इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर जो है ये जो लिक्विड है, इसके अंदर सॉरी ये जो कॉलम इन्होंने लिया, ये जो ट्यूब लिया पतला सा, जो इन्होंने ट्यूब लिया पतला सा, इसके अंदर ये मरकरी ऊपर की तरफ राइज करने लगी, मरकरी जो है ऊपर की तरफ राइज करने लगी और कुछ हाइट तक गई यहां पर। बोलो भाई, समझ में आ रही बात? कुछ हाइट तक मरकरी राइज हुई। इसका मतलब कि ऊपर प्रेशर जीरो कम रहा होगा और यहां पर प्रेशर ज्यादा रहा होगा, क्योंकि लिक्विड या फ्लूइड कैसे फ्लो करती है, हाई प्रेशर की फ्लो। तो ये यहां से यहां चला गया। अब देखा इन्होंने, अब यहां पर क्या है, यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P0, यहां पर मैं ले रहा हूं P1 और ये ले रहा हूं P2, यहां पर प्रेशर में P2 है, यहां पर P3, तो ये तीनों, ये जो P1 P2 सेम होगा, P1 P2 प्रेशर सेम होगा कि डिफरेंट होगा? ये P1 और P2 क्यों सेम होगा? बहुत बढ़िया, क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, सेम हाइट पे P1 और P2 प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। P1 and P2 are at the same horizontal line, या सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो इसके दोनों का प्रेशर क्या होगा? यहां पर हम लिखेंगे P1 and P2 are at same horizontal level या at the same height भी लिख सकते हैं। बोलो मेरे भाई, है ना? तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? P1 जो होगा मेरे भाई P2 के इक्वल, और P1 पे कौन प्रेशर लगा रहा है यहां से? एटमॉस्फेयर है, यहां पर तो बस एटमॉस्फेयर है, तो P1 P0 इक्वल होगा। अब P2 किसके इक्वल होगा मेरे भाई? P2 के यहां पर देखिएगा वैक्यूम है ऊपर, तो वैक्यूम पे यहां पर प्रेशर जीरो होगा, ये वैक्यूम है, वैक्यूम है, तो इसमें जो प्रेशर होगा वैक्यूम में कितना होगा? जीरो। बोलो मेरे भाई, तो यहां पर जीरो है, तो अब ये हाइट पर है, तो आपको मैंने बताया अगर यहां पर प्रेशर बताना है तो इन दोनों, ये मान लीजिए h हाइट तक गया, ये h हाइट तक गया था, यहां से यहां तक जो हाइट मिली ये एक्चुअल में मिली 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ये 76 मीटर मिली, 76 सेंटीमीटर, जो ये मैंने कल बताया भी था, है ना, जब यूनिट बता रहा, तो 76 सेंटीमीटर तक ऊपर गया, या 760 mm मैंने लिखा है ना। तो ये जो प्रेशर यहाँ पे मिला, ये इस हाइट की वजह से, और यहाँ पर जो प्रेशर होगा, यहाँ पर तो प्रेशर जीरो है, तो क्या हो जाएगा? वो जो जहां हम लोग P1 लिखते थे वहां जीरो लिख देंगे, और प्लस कितना हो जाएगा? वो G। बोलो मेरा भाई, अगर यहाँ पर कुछ प्रेशर रहता तो वो वाला प्रेशर और फिर ये हाइट की वजह से दोनों को ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रेशर है, यहाँ पर एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा? ये जो गेज प्रेशर मिल रहा है, और यहाँ पर जो प्रेशर था वो, अरे बोलो भाई, समझ में आ रही बात? तो यहां से देखिए P0 जो हो जाएगा वो आपसे किसके इक्वल हो जाएगा? वो GH के इक्वल होगा। आप देखिए ये डेंसिटी किसका रखा है? ये मरकरी है, मरकरी है, ये मरकरी है भैया, मरकरी, मरकरी की डेंसिटी कितनी होती है? 13,600, यानी 13.6 into 10⁻³ इतना kg पर मीटर क्यूब होता है। ये मरकरी है मेरे भाई, इसमें इन्होंने क्या लिया था? मरकरी, तो उसकी डेंसिटी ले लिया, है ना। तो यहां पर इन्होंने अब वैल्यू रखी 13,600 kg पर मीटर, G की वैल्यू 9.8, H की वैल्यू 76 सेंटीमीटर, तो 76 into 10⁻²। तो यहां से एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाला मेरे भाई, ये दो जीरो कैंसल, 136 और 9.8 76 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आ गया 1.01325 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या पास्कल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पास्कल। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? ये आपका आ गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू। कैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाला गया, समझ में आई बात? और ये मैंने कल बताया भी था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू लेंगे।
यानी टॉरिसिली जो है वो पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू निकाल कर बताई। और क्या यूज किया इस डिवाइस को, क्या बोलते हैं, बैरोमीटर। इस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर का यूज करके उन्होंने ये किया। समझ में आया पूरा एक्सपेरिमेंट कैसे कैलकुलेट किया गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। तो ये लिक्विड कॉलम की वजह से यहाँ प्रेशर जो यहाँ पर होगा, इसमें 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो P1 P2 के इक्वल होगा, क्यों होगा समझ में आएगा। और P2 की P1 की वैल्यू P0 की इक्वल होगी, ऊपर एटमॉस्फेयर है, और P2 की वैल्यू ये प्रेशर प्लस हाइट की वजह से प्रेशर होगा। ये भी क्लियर है। ये 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे पास। क्लियर, कितनी बात समझ में आई, समझ में आई बात में। अब देखिए मतलब P2 था, उसके बाद P2 P1 की इक्वल है तो वहां पे P1 लिखी है, और फिर P1 P0 की इक्वल है तो वहां पे P0। ये दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं, तो मैंने P1 इक्वल टू P2 लिख दिया। अब P1 की जगह मैंने P0 लिख दिया क्योंकि यहाँ एटमॉस्फेयर है। P1 की जगह P0 लिख दिया, और P2 की जगह क्या लिख दिया, 0 प्लस रो जी, यहाँ 0 था प्लस रो जी, ये लिखा। अब देखिए इसमें एक चीज, अगर हम इसको एंगल पे भी टिल्ट करेंगे ना, तो ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, हमेशा वर्टिकल हाइट पे डिपेंड करेगा, एंगल पे नहीं डिपेंड करेगा। अगर हम मैं इसको एंगल पे भी मतलब अगर इसको ऐसे टिल्ट कर दूं, क्वेश्चन आएगा तो मैं वहां बताऊंगा आपको। अगर इसको मैं एंगल पे भी टिल्ट कर दूं, तो जितना ये वर्टिकल हाइट होगा, इसकी ट्यूब की हाइट नहीं, वर्टिकल जितना हाइट होगा उसी पे डिपेंड करता है ना। वो आएगा तो मैं क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक, अच्छा एक चीज और बताना था कि इसमें मरकरी क्यों यूज किया, क्यों वाटर नहीं, क्योंकि वाटर तो सस्ता है, कहीं भी मिल जाएगा। हाँ, क्योंकि वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1000 कल बताया था मैंने, 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी इतनी है, और मरकरी की वैल्यू जो है इतना है। आगे बात समझ में। तो अगर और प्रेशर का जो फॉर्मूला रो जी एच है ना, तो मरकरी की डेंसिटी ज्यादा है तो इसलिए हाइट कम लगेगा और नहीं प्रेशर निकालने के लिए। वाटर की डेंसिटी कम है, तो अगर डेंसिटी कम होगी तो हाइट ज्यादा चाहिए, तो आपको ट्यूब जो है बहुत बड़ा चाहिए। और वाटर में कितने ऊपर तक जाता है, कल बताया था 10.3 मीटर का ट्यूब चाहिए। समझ में आई बात। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू वाटर में कितना है, यानी अगर वाटर रखेंगे तब ये ट्यूब डालेंगे तो ये 10.3 मीटर इतना लंबा ट्यूब चाहिए। तो पॉसिबल नहीं ना, 10.3 बहुत बड़ा होता है ना। तो ये 1 मीटर का ही बस 1 मीटर का चाहिए, और 76 सेंटीमीटर तक जा रहा है। इन्होंने 1 मीटर का ही लिया। समझ में आया क्यों वाटर नहीं यूज किया गया, क्यों मरकरी यूज करी गई, क्योंकि मरकरी की डेंसिटी ज्यादा है, उसकी वजह से हाइट का रिक्वायरमेंट कम है। समझ में आ रही बात। और वाटर वेपराइज भी बहुत जल्दी हो जाता है, और मरकरी वेपराइज नहीं होता, और भी ये सब भी रीजन है, लेकिन इंपॉर्टेंट रीजन वही डेंसिटी वाला। क्लियर है, लिखेंगे इसमें लिखेंगे मैनोमीटर, मैनोमीटर, मैनोमीटर लिखेंगे मैनोमीटर। मैनोमीटर, मैनोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर गेज प्रेशर। गेज प्रेशर मेजर करने के लिए होता है, कहीं पर भी अगर गेज प्रेशर मेजर करना है तो आप लोग मैनोमीटर का यूज करें। अब कैसे यूज होता है देखिएगा मेरे भाई। यहां पर मान लीजिए मैं इसको आगे बना देता हूं, यहां पर मान लीजिए ऐसे, इसी में मान लीजिए कोई फ्लूइड दिया रहेगा, गैस भी, ज्यादातर गैस का यूज करने के लिए यूज होता है। इसमें मान लीजिए कोई गैस या कोई फ्लूइड है ना, फ्लूइड या लिक्विड, उसी का प्रेशर मेजर करना है ना। जो उसका प्रेशर मैं ले ले रहा हूं P, वही मेजर करेंगे। तो क्या करते हैं हम लोग, पाइप में लगा देते हैं और एक U-ट्यूब बनाते हैं। U-ट्यूब मैनोमीटर होता है ना, U-ट्यूब, U-ट्यूब कुछ इस तरीके से।
ये U ट्यूब है ना। जो मैनोमीटर हम लोग यूज करेंगे वो U ट्यूब मैनोमीटर यूज करेंगे। यहां पर हमने U ट्यूब इधर से ओपन हो, यहां पर ओपन होगा, है ना। इस फ्लूइड का प्रेशर मेजर करना, यहां पर हमने कुछ फ्लूइड दे दिया इसके अंदर, है ना। अब इसका प्रेशर मेजर करना है कि इस फ्लूइड का प्रेशर क्या है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए प्रेशर को मेजर करने के लिए उसका गेज प्रेशर मान लीजिए मेजर करना कि उसके पास कितना गेज प्रेशर है। क्या करेंगे, इसमें से हम एक लिक्विड डालेंगे, बाहर से हम कोई भी लिक्विड डाल सकते हैं, वाटर भी डाल सकते हैं, मरकरी भी डाल सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है। यहां से आप उसको अंदर डालेंगे, यहां पर हम इसको फिल करेंगे, यहां से लिक्विड आएगी, ये लिक्विड पूरा सेम तरीके की लिक्विड यहां पर फिल होगा मेरे भाई, है ना। ये लिक्विड यहां से मैंने फिल किया, तो फिल किया, है ना। ये पूरा यहां से फिल किया, तो देखा अब ये यहीं तक जा रहा है। इसके बाद यहीं तक जाके ये यहां से गिरने लगा, मतलब अब इसको यहां से नहीं डाला, अब इसके बाद डाले तो ये और अंदर नहीं जा रहा, बल्कि वहीं से गिरने लगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये यहीं तक गया, मतलब ये फ्लूइड इधर से प्रेशर लगा रही होगी तभी तो यहीं तक गया। फ्लूइड का प्रेशर अगर कम रहेगा तो ये और ऊपर चढ़ेगा, ये फ्लूइड को दबा देगा, जो कमजोर रहेगा वो उसको दबा दिया जाएगा, नहीं, इसमें मजबूत बनना है। तो ये जो पॉइंट है, ये मान लीजिए यहाँ पर ये फ्लूइड का प्रेशर होगा तो ये इसको दबाएगा, यानी यहाँ तक दबा कर लाए। अब यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम में आ गया, यानी यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो फ्लूइड का ही तो प्रेशर होगा। फ्लूइड का जितना प्रेशर होगा, क्योंकि यहाँ पर फ्लूइड से तो फ्लूइड का प्रेशर यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर और कोई नहीं है, तो यहाँ पर हम प्रेशर ले रहे हैं P। जो फ्लूइड का प्रेशर है पूरा हर जगह यहाँ पर सेम होगा, मान लीजिए यहाँ पर P। आगे बात सुनो, तो ये फ्लूइड का प्रेशर P, क्लियर। फ्लूइड ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है, पूरा फ्लूइड भरा है, यहाँ भी फ्लूइड ही है, तो उसी का हमको प्रेशर मेजर करना है, तो उसका प्रेशर हमने P लिया। अब ये P प्रेशर बताना है, ये P एब्सोल्यूट प्रेशर होगा, तो यहां से मैं अब यहां पर ये लिक्विड सब सेम है, जो भी लिक्विड है यहां पर वो क्या है, सब सेम है। कुछ भी हो सकती है, लिक्विड और गैस कुछ भी हो सकती है। नहीं, क्यों नीचे आएगा, अरे तो ये प्रेशर लगा, ये अलग लिक्विड है, ये अलग लिक्विड होगी, नहीं दोनों मिलेंगे नहीं, एक मिक्सर लिक्विड है, ये अलग होगा, ये अलग होगा। नहीं वैक्यूम नहीं, वहां कोई फ्लूइड, उसी का तो वैक्यूम होगा तो जीरो हो जाएगा ना, वैक्यूम नहीं, वो तो फ्लूइड कोई लिक्विड या कोई गैस होगा जिसका प्रेशर आपको मेजर करना, वो चीज है, इसी का तो मेजर करना। हाँ वो नहीं लेंगे, वो मिक्स हो जाएगा, वो वाला नहीं लेंगे। अगर कोई इसीलिए 90% केस में जो ये मैनोमीटर होता है वो गैस मेजर करने के लिए, कोई और लिक्विड लेंगे तो वो मिक्स हो सकता है, तो हम अगर लिक्विड भी ले रहे हैं तो ऐसे लिक्विड लेंगे जो मिक्स ना, समझ में आ रही बात। तो यहां से मान लीजिए मैंने कोई फ्लूइड लिया है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर लिक्विड नहीं लिखा, फ्लूइड लिखा, समझ में आ रही बात। तो ये फ्लूइड लिया, इसका प्रेशर मान लीजिए यहाँ पर P, वही मेजर करना है। अब यहाँ पर कोई लिक्विड, तो अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अगर यहाँ पर प्रेशर P है तो यहाँ से एक लाइन बना दे रहा हूं, तो यहाँ पर भी जो प्रेशर होगा कितना होगा, P होगा, यानी ये फ्लूइड का प्रेशर जो यहाँ पर है वही यहाँ पे भी होगा। क्योंकि मेरे भाई अगर मैं यहाँ से नीचे जाऊंगा, जितना प्रेशर यहाँ बढ़ेगा उतना ही प्रेशर तो यहाँ कम होगा, क्योंकि ये फ्लूइड क्या है यहाँ पर सेम है। अभी क्वेश्चन आएगा इसी मैनोमीटर पे, गजबे क्वेश्चन आते हैं, बैरोमीटर पे नहीं, मैनोमीटर पे गजब क्वेश्चन आते हैं। यहाँ तक अलग फ्लूइड दे देगा, फिर यहाँ तक अलग देगा, यहाँ तक अलग देगा, यहाँ तक अलग, तब इन दोनों का प्रेशर सेम नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग नीचे लिक्विड हो जाएगा, डेंसिटी चेंज हो जाएगी। क्योंकि प्रेशर रो जी एच भी सिर्फ हाइट पे डिपेंड नहीं करता, वो तो कहने की बात है, हाइट पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे डिपेंड करता है। जब क्वेश्चन आएगा ना, ये थ्योरी में नहीं वो बताया जाएगा, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो नीचे अलग अलग लिक्विड दे देगा, तो डेंसिटी अलग हो जाएगी, तो तब इस पॉइंट और इस पॉइंट का प्रेशर सेम नहीं होगा। प्रेशर उसी पॉइंट का सेम होगा जब डेंसिटी सेम होगी नीचे, तभी सेम। समझ में आएगा। तो यहाँ हम सेमी लिक्विड मान रहे हैं, है ना, हमको तो थ्योरी पढ़नी है, तो ये सेमी लिक्विड है तो इसकी डेंसिटी मैं वो ले लेता हूं, है ना। तो इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर, आरी बात सुन। और ये मान लीजिए कितने हाइट तक ये आया, h हाइट तक, यानी ये जो दबा तो ऊपर से कितने हाइट तक दबा, h हाइट तक दबाया गया। ये फ्लूइड है, इसको नीचे तक दबाई, ऊपर से h हाइट तक दबाया, और इसका प्रेशर यहाँ पर क्या प्रेशर P नॉट है मेरे भाई। समझ में आ रही बात, बता दीजिए P की वैल्यू
P naught plus rho g ये P जो है, P की वैल्यू एक P होगी, तो ऊपर P नॉट है, P नॉट प्लस ये जो गेज प्रेशर बन रहा है रो जी डेंसिटी रो इनटू जी, यानी कि जो फ्लूइड का प्रेशर होगा, इस फ्लूइड का जो प्रेशर होगा, फ्लूइड का जो गेज प्रेशर, फ्लूइड का जो प्रेशर होगा फ्लूइड का P, वो कितना होगा P नॉट प्लस रो जी। और फ्लूइड का अगर गेज प्रेशर मेजर करना है, यानी इस फ्लूइड का, ये फ्लूइड का एब्सोल्यूट प्रेशर था, तो फ्लूइड का अगर गेज प्रेशर मेजर करना है तो वो कितना हो जाएगा, P में से P नॉट को माइनस कर देंगे, यानी रो जी। अरे बोलो मेरे भाई, समझ में आ गई बात? तो ये गेज प्रेशर, हम इस फ्लूइड का कितना गेज प्रेशर है इस हाइट से मेजर कर लेंगे, रो जी एच। बोलो भाई, कॉन्सेप्ट समझ में आया मैनोमीटर का? बहुत ही बढ़िया इस पे मैनोमीटर पे क्वेश्चन आएंगे, आपको बस ये समझना है कि जो सेम इसमें दो कॉन्सेप्ट लगेंगे। एक तो ये कि अगर नीचे डेंसिटी सेम है तो सेम हाइट पर प्रेशर सेम होगा, इसी पे क्वेश्चन आते हैं। और अगर डेंसिटी नीचे अलग हो जाए तो हम नीचे वहां तक जाएंगे जहां तक लिक्विड सेम होगा, डेंसिटी सेम हो। समझ में आ गई बात? वो क्वेश्चन आएगा तो हम बताएंगे ये कैसे सब केस प्रेशर कैलकुलेट करना। क्लियर? लिखेंगे इसमें। पास्कल ने क्या बोला, उन्होंने, पास्कल एक साइंटिस्ट ही है, उन्होंने अपने नाम पे लॉ दे दिया। उन्होंने बोला कि अगर आप किसी लिक्विड पे एक डायरेक्शन में प्रेशर लगा रहे हैं तो वो प्रेशर हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा, उस लिक्विड में हर जगह इक्वली ट्रांसमिटेड होगा। अगर ग्रेविटी का इफेक्ट निगलेक्टेड है तो हम ग्रेविटी को नहीं कंसीडर कर रहे। जैसे मान लीजिए इस रूम में पूरा एयर भरा हुआ या मान लीजिए लिक्विड भरा हुआ है ना, तो अगर मैं वहां से प्रेशर लगा रहा हूं, है ना, तो वो जो प्रेशर मैं यहां दे रहा हूं, वो प्रेशर इस रूम में हर जगह इक्वली ट्रांसमिटेड होगा। अगर कहीं से जगह होगी तो उतना ही प्रेशर से लिक्विड क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। जैसे इंजेक्शन देखा ना, एक जगह से प्रेशर इधर से हम लोग लगा रहे हैं, इधर से दबा रहे हैं, मतलब क्या दे रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं, और इधर से क्या लिक्विड निकलता है। जो उसके अंदर इंजेक्शन के अंदर, ये मान लीजिए आपका इंजेक्शन है, ये मान लीजिए इंजेक्शन है ऐसे, तो यहां से इसमें ऐसे कुछ बना होता है पिस्टन, ऐसे ही इंजन भी होता है ना, बाइक में इंजन कुछ इसी टाइप का होता है। तो यहां से ये इंजन में, लेकिन ये ऐसे ऐसे होता रहता है, इंजन में ऐसे ऐसे ऑक्सीडेट करता रहता है, उसकी वजह से जो है व्हील आगे की तरफ उसको रोटेट करता है। इसमें हमने इसको, अगर यहां से हम प्रेशर दे रहे हैं, इधर से प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये प्रेशर जो यहाँ पर लिक्विड जो दबा रहता है हर तरफ इक्वली ट्रांसमिटेड हो, उसमें प्रेशर हर जगह इक्वली ट्रांसमिटेड हो, और उतने ही प्रेशर के साथ यहाँ से लिक्विड निकले। जितना प्रेशर हम देंगे सेम प्रेशर के साथ लिक्विड यहाँ से निकले। समझ में आ रही बात? क्या मैं बोला, पास्कल ला क्या बोल रहे हैं, और उतने ही प्रेशर बॉल पे भी ट्रांसमिटेड होगा, हर तरफ प्रेशर इक्वली ट्रांसमिटेड होगा। जितना प्रेशर आप यहाँ से लगाएंगे उतना ही प्रेशर यहाँ पर, यहाँ ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं है ना। ग्रेविटी का इफेक्ट हो जाएगा तब तो वो रो जीएच हो जाएगा, वो हाइट पे डिपेंड है, ग्रेविटी नहीं है। तो उस ग्रेविटी कब होगा, जब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हम लोग लेंगे, तभी ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होगा। तो जितना प्रेशर हम लोग लगाएंगे उतना ही प्रेशर। अगर यहाँ पर एरिया ज्यादा तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, यहाँ पर एरिया कम तो फोर्स भी क्या करना पड़ेगा, कम, क्योंकि प्रेशर सेम है ना। समझ में आ रही बात? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल। ठीक, अब ये पास्कल लॉ के बहुत सारे एप्लीकेशन है, अभी समझिएगा, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। पास्कल लॉ के बहुत सारे एप्लीकेशन है। सब एक है हाइड्रोलिक लिफ्ट, जिसको मैं आपको बताऊंगा, इसको आपको पढ़ना है, हाइड्रोलिक लिफ्ट है ना। पास्कल लॉ में हाइड्रोलिक लिफ्ट ही आपको पढ़ना, और हाइड्रोलिक जैक भी है, हाइड्रोलिक ब्रेक भी इसी पे काम करता है। अगर एग्जांपल की बात करेंगे तो हाइड्रोलिक लिफ्ट है ना, हाइड्रोलिक जैक है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स है, ये सब इसी पास्कल लॉ पे ही यूज होता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट का काम क्या होता है, जैसे बहुत सारे हैवी कार होते हैं, उनको उठाने के लिए आदमी अपने हाथ से उठाएगा तो मशीन चाहिए, तो उस मशीन का नाम हाइड्रोलिक लिफ्ट होता है, जो बड़े बड़े कार को बहुत आसानी से उठा देता है, एक आदमी ही अपने जो है उठा देता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट का यूज करता है। हाइड्रोलिक जैक भी वही है, वो जैक किसी रास्ते में यूज, मतलब गाड़ी खराब हुई तो यूज कर सकते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक्स क्या, जो ब्रेक यूज होता है, ब्रेक लगाने के लिए काम होता है। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है जो हाइड्रोलिक लिफ्ट, समझिएगा इसका काम क्या है।
हाइड्रोलिक लिफ्ट हमको इसमें से पढ़ना, बस पास करना। जैसे मान लीजिए हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या होता है, यहां से एक कंटेनर होता है, कंटेनर में दो एरिया बनाए हैं, एक थोड़ी सी पतली एरिया होती है ना, और एक एरिया को थोड़ा सा बड़ा बनाया है ना, और यहां पर जो एरिया है, यहां पर एक चेंबर लगा रहता है, एक कंटेनर लगा रहता है, जिसपे हमको यहाँ पर कार लगी रहती है ना, जिस कार को या ट्रक को या लोड को उठाना है, और ये लोड, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, पिस्टन लगा हुआ है ना, यहाँ पर एक पिस्टन लगा हुआ जिसको हम प्रेस करें, और इस पूरे कंटेनर में क्या होगा, कोई लिक्विड भरा होगा, इस पूरे कंटेनर में एक लिक्विड भरा होगा। बोलोगे आगे बात समझने। अब इसकी जो एरिया है वो मान लीजिए A1 है, और इसकी एरिया जो है मान लीजिए A2। यहां पर जो प्रेशर है वो P1 है, यहां पर जो प्रेशर है तो अगर मैं यहां पर प्रेशर P1 लगा रहा हूं तो पास्कल जी ने क्या बोला, आप जितना भी प्रेशर यहां से लगाएंगे वो हर जगह इक्वली ट्रांसमिटेड होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, वॉल पे भी उतना ही लगेगा, हर तरफ इक्वली। यानी कि अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ जो P1 होगा वो P2 के इक्वल होगा, और P1 की वैल्यू यहां से अगर मैं फोर्स F1 लगा रहा हूं तो यहां से इसको उठाने के लिए कितना फोर्स चाहिए, जितना इसका लोड वेट होगा, और वेट इसका मैं मान ले रहा हूं F2 है ना, इसका वेट, तो P1 की जगह हम क्या लिखेंगे, F1 अपॉन A1, इसकी जगह करेंगे F2 अपॉन A2। बोलो मेरे भाई, यहां तक समझ आया। तो F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F1 की वैल्यू आपका हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F2 इनटू A1 अपॉन है ना। अब देखिए यहां पर देखिएगा A1 की वैल्यू A2 से कम है, A1 की वैल्यू A2 से कम है, तो F1 की वैल्यू F2 से कम हो जाएगी, क्योंकि A1 कम है तो F1 A1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो F1 जो होगा, F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, F2 से कम हो जाएगी। यानी मेरे भाई कहने का मतलब क्या है, आपको बहुत ज्यादा F2 लोड उठाना है ऊपर, तो आप F1 बहुत कम फोर्स लगाकर उसको उठा सकते हैं। अब मान लीजिए ये आपका 20 न्यूटन मान लीजिए, तो इसको उठाने के लिए आपको 20 न्यूटन की जरूरत, मैं क्या कर दे रहा हूं, इसकी एरिया मैं कर दे रहा हूं, एरिया इसका मैं कर दे रहा हूं 10 मीटर, और इसकी 10 मीटर स्क्वायर है ना, एरिया मैं कर दे रहा हूं 10 मीटर स्क्वायर। तो यहां पर प्रेशर मुझको कितना चाहिए उठाने के लिए, अगर मैं ये लोड जो इसका वेट है, कार है, कार का वेट मैं ले रहा हूं कि 100 न्यूटन चाहिए, 100 न्यूटन, और एरिया इसकी है 10 मीटर स्क्वायर, तो कितना प्रेशर चाहिए, 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर चाहिए, 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर चाहिए, तो प्रेशर उतना ही हमको यहां देना पड़ेगा, कि प्रेशर इक्वल करना है। अब प्रेशर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर देना है, यानी 1 मीटर स्क्वायर में 10 न्यूटन देना है। तो अब मैं इसको 100 न्यूटन था तो जरूरी नहीं है 100 देना, अगर मैं इसकी एरिया 1 कर दूंगा, 1 समझिएगा, 1 कर दूंगा तो कितना फोर्स देना पड़ेगा, 10 न्यूटन का देना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर में 10 न्यूटन चाहिए। तो अगर मैं एरिया इसकी 1 मीटर स्क्वायर ले रहा हूं तो 10 न्यूटन ही लगाऊंगा, यहां से कितना न्यूटन ऊपर उठेगा, 100 न्यूटन उठेगा। आगे बात समझ, अगर मैं यहां से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं तो यहां से 100 न्यूटन का फोर्स लगेगा, क्योंकि इसकी एरिया मैंने 1 ली है और इसकी एरिया मैंने 10 ली है। समझ में आ गई बात। प्रेशर से किसी चीज को ऊपर करने के लिए प्रेशर की जरूरत पड़ती है, प्रेशर उठाना, समझ में आ गई बात। अगर आप एरिया कम कर देंगे तो फोर्स भी क्या करना पड़ेगा, कम करना। कल मैंने एग्जांपल बताया था ना, एक पतली सी की लीजिए और एक मोटा सा रॉड लीजिए, दोनों को दीवार पे ठोकिए, किस पे ज्यादा मेहनत लगेगी, जो मोटा सा रॉड है ना, क्यों, क्योंकि उसकी एरिया, जितनी ज्यादा एरिया उतना ज्यादा ताकत देना पड़ेगा, और पतली सी कील रहेगी उसको एक ही हथौड़े में अंदर चला जाएगा। समझ में आ रही बात, क्योंकि उसकी एरिया कम है। समझ में आएगा, पास्कल लॉ समझ में आया क्या है, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट का काम समझ में आया। हाइड्रोलिक लिफ्ट का काम क्या होता है, किसी हैवी वेट को उठाने के लिए कम फोर्स लगाना, जितना वेट का वो है उतना फोर्स ना लगाना पड़े, उससे कम वेट का ही लगाकर हमको ऊपर उठाना।
क्या है हाइड्रोलिक में कौन सा लॉ यूज होता है? पास्कल लॉ। क्लियर?